ज्ञान की एक बूंद भी सोने के सागर से बेहतर होती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर ML राजा को प्रतिष्ठित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चेयर से किया सम्मानित। बहुआयामी विद्वान डॉक्टर राजा प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र और ऐतिहासिक कालक्रम पर लिख चुके हैं कई किताब। सम्मान उनके भारतीय इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में अमूल्य योगदान का परिचायक। राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम के 7वें बैच को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया संबोधित। इंटर्न्स के उज्जवल भविष्य की कामना और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा, घटनाक्रम ने हमारी सोच को पूरी तरह से बदला। अब हम पहले से कहीं अधिक हो गए हैं राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार। नागरिक अलंकरण समारोह का दूसरा चरण संपन्न। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68 हस्तियों को पद्म पुरस्कार किए प्रदान। 3 विभूतियों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 56 को पद्मश्री से किया गया सम्मानित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे समारोह में उपस्थित। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। पिछले 20 वर्षों के दौरान गुजरात शहरी विकास पर केंद्रित समारोह को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। कहा, पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध ही लड़ रहा है। हम आतंकवाद के कांटे को निकाल कर रहेंगे। भारत की यात्रा पर आए श्रीलंकाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, सभ्यता और मानव विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा। लोकसभा अध्यक्ष ने दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की संसदों से आतंकवाद के वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का किया आग्रह। राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम के 7वें बैच को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति निवास में उद्घाटन सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ और विद्वान डॉक्टर ML राजा को वर्ष 2025-26 के लिए डॉक्टर S राधाकृष्णन चेयर के लिए नामित किया गया है। इस सम्मान डॉक्टर राजा के उत्कृष्ट योगदान और विद्वता के लिए दिया गया है। Today, whose presence I have solicited, and that is Dr. S. Radhakrishnan Chair, Dr. ML Raja. He is accompanied by Dr. Shankareshwari. This chair was initiated after one of the distinguished sons of Bharat. The first vice president who became president, Dr. S. Radhakrishnan, a philosopher and also known for his academic commitment as a teacher. The chair was initiated for the first time in the year 2009. Technically, Dr. ML Raja is the third recipient, de facto second. The chair was made functional during my tenure when Jawahar Kaul, a distinguished journalist from the state of Jammu and Kashmir, deeply committed to nationalism, got the honor to get the chair. And Dr. ML Raja from deep south state of Tamil Nadu is the second one to get it. He is a highly qualified medical professional with extensive experience in medical practice and unlikely companion being humanities. Normally the two do not go together. So you have in you convergence of both. Apart from ophthalmology, he is an expert on ancient history, archaeology and epigraphy. But I venture to say something, a slight transgression. Ophthalmologist can correct only physical vision. Problem arises when there is distortion of figurative vision. that is beyond ophthalmology.
That can be done only by change of national mindset. Authored already 13 books in Tamil and English on historical and scientific topics. Honorable Governor of Tamil Nadu recognized and accredited him for his Tamil literary works. Rajya Sabha Secretariat is indeed blessed to have such a recipient of this chair, and I am sure he will contribute in exemplary manner. उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की चर्चा करते हुए कहा कि इसने हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम पहले से कहीं अधिक राष्ट्रवादी हो गए हैं। For national security, for national economy, for national welfare. The recent episode, Operation Sindoor, has changed our mindset massively. We are now nationalistic as never before. And this is reflected in participation of all political landscape in delegations that have gone abroad to project our message of peace and our complete intolerance to terrorism. And therefore, having seen recent events, we have no choice. We have no other option but to remain united and grow stronger. For national security, we need indigenous strength. War is best avoided from position of strength. Peace is secured when you are ever ready for war. And therefore, strength comes apart from technological prowess, conventional arms strength from people also. That we have to bear in mind. उपराष्ट्रपति ने कहा कि संस्थाओं की तरह राजनीतिक समूहों का भी राष्ट्रीय हित के प्रति नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि सभी संस्थाओं के लिए अंतिम केंद्र बिंदु राष्ट्रीय विकास, जन कल्याण, पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी पैदा करना है। Like institutions, even political tribes have a moral duty to the national cause, because ultimately all institutions, the legislature, the judiciary, the executive, the focal point is national growth, national welfare, public welfare, to generate transparency, accountability, honesty. On issues of national security, economic progress, all factions need to put national interest over partisan priorities. I will appeal to everyone in the political spectrum to seriously reflect, come to a conclusion that on issues of national security, on issues of growth, on issues of our internal security, there must be consensus. Sometimes politics get too hot for nationalism and security, something we need to overcome. अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारतीय संसद के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय संसद एक साधारण विधायी निकाय नहीं है, यह आज 140 करोड़ लोगों का प्रतिबिंब है। Indian Parliament is much beyond a legislative body. It is reflection presently of 1.4 billion people will. It is the only legitimized constitutional platform that reflects authentically the will of the people, and therefore Parliament has primacy. Parliament has primacy not in everything, because there are areas where executive has primacy, how to govern. Judiciary has primacy, how to deal with justice system. But Parliament has primacy on two counts. One, it is ultimate authority to make law.
Secondly, it holds executive accountable. Because governance is defined by some fundamentals. And one fundamental is transparency. Second is accountability. And in modern times, you have added a third facet to it: optimal performance by institutions to gallop our progress trajectory. उद्घाटन सत्र के दौरान उपराष्ट्रपति ने इंटर्न्स के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ये एक बेहतर अवसर है संसद को समझने का। Coming back to this internship program, it's a promising opportunity for young minds to gain first-hand experience of Parliament, its building, its ethos, its background, its functioning, and its rich values. The new building of Parliament that came into being during COVID, in a record time of less than 30 months, fully furnished and functional, showcases our cultural history of more than 5,000 years. You must have seen that, or you'll be seeing in the course. This internship will instill in you a sense of responsibility, fire you with zeal of nationalism, and expose you in turns to the core values of our democracy, which is inclusivity. You always have to bear in mind, India, Bharat was not born in 1947. We are a nation with long traditions. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र में मुंबई के दौरे पर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान में 65वें और 66वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। अपनी इस एक दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान यानी IIPS के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी सम्मिलित होंगी। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो सभ्यता और मानव विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये बात संसद भवन में श्रीलंकाई संसद के उपाध्यक्ष और समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर रिजवी सालेह के नेतृत्व में भारत दौरे पर आए श्रीलंकाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि किसी भी एक देश या क्षेत्र के लिए खतरा संपूर्ण मानवता के लिए खतरा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सभी देश एकजुट होकर साझा रणनीति के साथ काम करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की संसदों से आतंकवाद के वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का संसद भवन में स्वागत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच मित्रता साझा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सभ्यतागत मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने भारत की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में समर्थन व्यक्त करने के लिए श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का आभार भी व्यक्त किया। श्रीलंकाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल इस समय लोकतंत्रों के लिए संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड द्वारा आयोजित एक सप्ताह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गांधीनगर में महात्मा मंदिर तक भव्य रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, जिनके हाथों में तिरंगा और ऑपरेशन सिंदूर के बैनर थे। प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में पिछले 20 वर्षों के दौरान गुजरात शहरी विकास पर केंद्रित समारोह को संबोधित भी किया। इस अवसर पर उन्होंने शहरी विकास वर्ष 2005 से 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संकल्प लिया कि हम आतंकवाद के अभिशाप को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। साथियों,
साथियों, (1947) में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। और प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए देशवासियों से मेड इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसके लिए देश में निर्मित वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था
तो लोग लिस्ट भेजते थे कि ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले कहते नहीं, यहां सब है, मत लाओ, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों, और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए 68 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से 3 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 56 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा सहित विभिन्न विषयों और गतिविधियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रहलाद जोशी सहित कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इससे पहले राष्ट्रपति ने पिछले महीने नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। वित्त वर्ष 2024-25, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। ये निर्णय आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना जारी करने में देरी के कारण लिया गया है। सीबीडीटी ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी कि समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य आईटीआर फॉर्म में आवश्यक संशोधन, सिस्टम डेवलपमेंट की आवश्यकताएं, टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में महत्वपूर्ण बदलावों को पूरा करना है। इस विस्तार से करदाताओं को एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित होगा। इससे पहले करदाताओं को 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य था, लेकिन अब उन्हें 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। आयकर विभाग ने भारत सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी साझा की। इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। इस वर्ष जून से सितंबर तक देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से मध्य और दक्षिण भारत में अच्छी बारिश होगी। डॉक्टर रविचंद्रन ने बताया कि जून 2025 के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम मासिक अधिकतम तापमान दर्ज होने की संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक भी रह सकता है। Monsoon is normal over most of the places, normal over central India and southern peninsula. It is roughly about more than 106%. Normal over northwest India, 92 to 100% of long period average, and below normal over northeast India. Below normal over northeast India, that is less than 94% of long period average. June 2025, normal to below normal rainfall for the country as a whole during June is most likely to be above normal, that is 108% of the long period average. 8 महीने की लंबी यात्रा के बाद 29 मई को स्वदेश लौटेगी INSV तारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर फ्लैग इन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं INSV तारिणी की
इस विहंगम यात्रा के वीडियो के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।